विचित्र पुष्प पार्ट 12। उत्तुंग के गए एक सप्ताह बीत गया, फिर भी उसके बारे में कोई विवरण न जानने के कारण उसकी बहन रजनी और राजकुमारी प्रियंवदा बहुत ही चिंतित होने लगे। राक्षस जंतु के आक्रमण के कारण अपने अपने घर, गांव और संपत्ति छोड़कर जो स्त्री पुरुष भाग आए और शरणार्थी की तरह रहने लगे, उनकी देखभाल का भार स्वयं राजकुमारी ने अपने कंधों पर लिया। उनके भोजन तथा रहने का प्रबंध उसी के पर्यवेक्षण में होने लगा। रजनी उसी के साथ रहने लगी और एक सप्ताह तक उसी किसी प्रकार का कष्ट महसूस नहीं हुआ। परंतु अब वह इस बात पर व्यथित होने लगा कि भैया अब तक क्यों नहीं लौटे, उनके बारे में कुछ भी क्यों मालूम नहीं हो पाया। बचपन से भैया से वह कभी अलग नहीं रही, इसलिए उसका क्लेश दिन ब दिन बढ़ता गया। अपने ही भाई के बारे में सोचती हुई सोई रजनी ने भैया कहकर जोर से चिल्लाया और उठ बैठी। उसकी चिल्लाहट को सुनकर राजकुमारी उसके कमरे में आई और बोली, क्या हो, तुम्हारा भैया आ गया? नहीं राजकुमारी, सपना देखा था। उस सपने में मैंने देखा कि मेरे भैये को किसी ने नाव से समुद्र में ढकेल दिया है। रजनी आंसू बहाती हुई बोली, सपना ही तो है, व्याकुल क्यों हो रहे हो? तुम्हारे भैये जैसे बहादुर को कोई आसानी से समुद्र में ढकेल नहीं पाएगा। वह तो राक्षस जंतु से युद्ध करने थोड़े ही गया है, उसे दूर प्रांत में छोड़ जाने के लिए ही गया हुआ है। वह अवश्य ही दिग्विजयी होकर लौटेगा। तुम निश्चिंत सो जाओ, राजकुमारी ने भरोसा दिया। राजकुमारी प्रियंवदा ने रजनी को भरोसा दिया अवश्य, लेकिन मन ही मन उसे भी भय था कि अब तक उत्तुंग के बारे में कोई खबर क्यों नहीं आई। कहीं राक्षस जंतु ने जूझते हुए उस पर कोई विपदा तो नहीं आई। अगर ऐसा हुआ तो इससे बुरा राजवंश के लिए और कुछ नहीं होगा, क्योंकि राजा के प्रोत्साहन से ही उत्तुंग इस अभियान पर गया हुआ है। प्रियंवदा ने भगवान से प्रार्थना की कि कोई अनर्थ न हो और उत्तुंग सुरक्षित लौटे। राज्य और उसकी जनता की रक्षा के लिए गया हुआ वह वीर दिग्विजयी होकर लौटे। उत्तुंग नाव में बैठकर तट की ओर बढ़ने लगा। साथ साथ वह ध्यान से देख भी रहा था कि नागसिंह और सैनिकों की नावें क्या कहीं दिखाई पड़ेगी, परंतु उसका प्रयत्न व्यर्थ ही हुआ। वे नाव कहीं दिख नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद वह समुद्री तट की ऊंची चट्टानों के पास पहुंचा। लहरें बड़ी ही तीव्र थी। अकस्मात लहर के एक झटके से उसकी नाव उलट गई और तट पर जा गिरी। उत्तुंग नाव से दूर जा गिरा। भाग्यवश उसे कोई चोट नहीं पहुंची। इस परिणाम की उसे आशंका थी, इसलिए तक्षण ही वह नाव को दूर खींचकर ले गया और बस्ती की ओर भागा। बस्ती पहुंचकर उसने काबुई का दरवाज़ा खटखटाया। काबुई की बेटी चित्रा ने दरवाज़ा खोला और आश्चर्य से पूछा, तुम, क्या हुआ? उत्तुंग जानता था कि कोई भी यही प्रश्न करेगा, परंतु उत्तर क्या दे। उसने बड़ी आतुरता से पूछा, काबुई कहाँ है? उसने संकेत से यह प्रश्न किया। पिताश्री सेनाधिपति के घर गए हैं। राजा के पास गए? उत्तुंग ने पूछा। अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा, नहीं, सेनाधिपति दुर्जय के पास गए हैं। राजधानी की तरफ हाथ दिखाते हुए उसने कहा। उत्तुंग दौड़ता हुआ राजधानी गया और सेनाधिपति के घर के निकट पहुंचा। अंदर बैठकर सेनाधिपति और काबुई आपस में बातें कर रहे थे। उत्तुंग को देखते हुए वे हड़बड़ाते हुए उठे और दोनों ने एक साथ पूछा, उत्तुंग, क्या हुआ? दलनायक नागसिंह कहाँ है? मैं समुद्र में गिर गया, मुझे मालूम नहीं कि नागसिंह पर क्या बीता, उत्तुंग ने कहा। काबुई ने पूछा, क्या राक्षस जंतु ने आक्रमण कर दिया? नहीं, नागसिंह ने आक्रमण किया है। उसके रवाना होने के बाद जो जो हुआ सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद काबुई ने कहा, भाग्यवश तुम संकटग्रस्त नहीं हुए, यही पर्याप्त है। प्यार से उत्तुंग के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए काबुई ने कहा, यह तो हमारी समझ के बाहर है कि राक्षस जंतु को आकर्षित करने वाले इन शताब्दिका पुष्पों को लेकर नागसिंह आखिर करेगा क्या? सेनाधिपति दुर्जय ने कहा, नागसिंह की दुराशा से हम भली भांति परिचित है। उत्तुंग से जैसे उसने कहा, सिंहासन पर आसीन होने के लिए वह कुछ भी करेगा। अपनी नीच योजना को कार्यवंत करने के लिए
वह राक्षस जंतु को शताब्दिका पुष्पों की आशा देगा और उसे नागपुरी पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तब माणक्यपुरी की जो दुर्गति हुई हमारी भी होगी, उत्तुंग ने कहा। परंतु हाँ, हमें एक बात को भूलना नहीं चाहिए। नागसिंह ने राक्षस जंतु को देखा नहीं है। वह एक ऊंचे पर्वत के जैसे है। समुद्री तट पर जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है, उनके बीच में एक ही संकीर्ण मार्ग है और इस मार्ग से नागपुरी में उसका प्रवेश असंभव है। तब तो चिंता की कोई बात नहीं। हम तक्षण यह समाचार राजा को बताएंगे। राज परिवार की रक्षा बहुत ही प्रधान है। कहता हुआ सेनाधिपति वहां से निकल पड़ा। राजा ने उनको देखते ही पूछा, उत्तुंग, तुम अभी नहीं निकले? सेनाधिपति की ओर मुड़कर अपना संदेह व्यक्त करते हुए उसने पूछा, क्या नागसिंह भाग गया? नहीं महाराज, कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटी। सेनाधिपति ने राजा को संक्षेप में सब बातें बताई। सब कुछ सुनकर राजा ने कहा, दुर्जय, हमारे कुशल मंगल की बात रहने दो। हमारे राज्य और हमारी प्रजा पर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आनी चाहिए। हम तक्षण समुद्री तट पर जाएंगे। एक क्षण का भी विलंबन न करे। आज्ञा दे कि हमारे सैनिक मशाल लेकर चल पड़े। उत्तुंग ने कहा भी है कि राक्षस जंतु अग्नि से भयभीत होता है। तब तो वह हमारे निकट आने का दुस्साहस नहीं करेगा। उत्तुंग, तुम और काबुई तुरंत समुद्री तट पर पहुंच जाओ। सेनाधिपति और मैं सैनिकों को लेकर शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद निर्णय करें कि हमारा क्या कार्यक्रम हो। जो आज्ञा महाराज, कहकर दोनों वहां से निकल पड़े। काबुई और उत्तंग बस्ती जब पहुंचे तब वहां के सब स्त्री पुरुष बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। काबुई घर के अंदर गया और अपनी पत्नी से कुछ बताकर लौटा। उत्तुंग और काबुई को समुद्री तट की ओर वेग से जाते हुए देखकर बस्ती के सब लोग आश्चर्य में डूब गए। नागपुरी की राजकुमारी को भी सब बातों का पता लग गया। उसने नागसिंह के बारे में जैसा अनुमान लगाया वैसा ही हुआ। उस दुष्ट ने राक्षस जंतु तक पहुंचने के पहले ही उत्तुंग को मार डालने का प्रयत्न किया। अब उसका लक्ष्य स्पष्ट है। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए पता नहीं वह आगे आगे क्या करेगा। अगर राक्षस जंतु से उसने समझौता कर लिया तो मालूम नहीं भविष्य में इस राज्य पर क्या बीतेगा। इन्हीं विचारों में वह खोई रही और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि नागसिंह अपने प्रयत्न में सफल न हो और उत्तुंग को सफलता प्राप्त हो। दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे। ऊंची चट्टानों को लहरें छू रही थी। इससे जो ध्वनि आ रही थी उसके अलावा वहाँ का वातावरण बिल्कुल ही प्रशांत था। वे दोनों ऊंची चट्टानों पर चढ़े और ध्यान से देखने लगे कि क्या कहीं नावें दिखाई दे रही है। अंधकार ही अंधकार था, इसलिए उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। थोड़ी देर के बाद समुद्र में दूर से कुछ आवाज़ें स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी। वे आवाज़ें क्रमशः जोर से सुनाई देने लगी। काबुई ने पूछा, वह नागसिंह की ही आवाज़ें हैं ना? उत्तुंग ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बराबर समुद्र की ओर ही देखता रहा। बहुत देर तक देखने के बाद उसने कहा, काबुई, देखो वह राक्षस जंतु। काबुई ने कहा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। उत्तुंग ने हाथ उठाकर दिखाते हुए कहा, वहाँ मेरी उंगली के सीधे देखो। राक्षस जंतु पर्वत की तरह धीरे धीरे बढ़ा चला आ रहा है। हाँ हाँ, तुमने ठीक ही कहा है। कोई पर्वत दिख रहा है। परंतु भला पर्वत कैसे चल सकता है? काबुई ने पूछा। इसके पहले क्या कभी किसी पर्वत को वहाँ देखा है? तो तुम ही सोचो कि फिर अकस्मात यह पर्वत कहाँ से आ गया? उत्तुंग ने पूछा। हाँ हाँ, पर्वत नहीं है, पर्वत जैसा कोई प्राणी चला आ रहा है। तुमने जो कहा सच है। काबुई उसे ही लगातार देखते हुए बोला, वह राक्षस जंतु है। नावों के पीछे पीछे आ रहा है। अच्छी तरह देखो, दो नावें भी है। इतना बड़ा जंतु इस संकीर्ण मार्ग से आ नहीं सकेगा ना? उत्तुंग ने पूछा। हाँ, नहीं आ पाएगा। देखते हैं कि क्या होगा। इस बीच राजा भी आ जाए तो अच्छा होगा, काबुई ने कहा। उत्तुंग ने कहा, देखो राजा आ गए। काबुई ने मुड़कर देखा। सैनिक हाथों में मिसालें लिए चले आ रहे हैं। मशाले के प्रकाश में राजा और सेनाधिपति स्पष्ट दिख रहे हैं। थोड़ी देर में वे सब उस चट्टान पर पहुंच गए जहां उत्तुंग और काबुई थे।
मशालों का प्रकाश समुद्र में थोड़ी दूर तक व्याप्त हुआ। उस प्रकाश में सबने देखा कि दोनों नावें तेजी से तट की ओर आ रही है। एक नाव में खड़ा व्यक्ति हाथ उठाकर कुछ कह रहा है। नावों के पीछे का बृहत आकार वाला आगे बढ़ रहा है। सेनाधिपति चिल्ला पड़ा, वह देखो राक्षस जंतु। राजा ने कहा, हाँ मुझे भी दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर में वह और आगे आ गया, जिससे उसका रूप स्पष्ट दिखाई देने लगा। वह हाथ उठाकर नावों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथों के लग जाने से नावें डोल रही है। नाव में खड़ा व्यक्ति नाव के डोलने की वजह से संतुलन खो जाने के कारण धमाट से गिर गया। सेनाधिपति ने आज्ञा दी, मशालों को राक्षस जंतु पर फेंके। सैनिकों ने मशालों को बाणों की तरह निशान बनाकर राक्षस पर बौछार करना शुरू कर दिया। बगल में खड़े सैनिक मशालों को जलाकर उन्हें देते जा रहे थे। कुछ मशालें समुद्र में गिर गई और कुछ नाव में गिर गई। राक्षस जंतु प्रकाश को सह नहीं पा रहा था, इसलिए एक हाथ से आंखों को छुपा रहा था और दूसरे हाथ से नाव को कसकर पकड़े जा रखा था। जलती हुई दो तीन मशालें उसके शरीर पर जा गिरी, जिससे वह लपटे उठी। वह राक्षस जंतु तुरंत पानी में उतरा और आग के बच जाने के बाद बहुत ही क्रोधित होते हुए ऊपर आया और बिखरे हुए शताब्दिका पुष्पों को समेटने लगा। उन फूलों के साथ साथ कुछ सैनिक भी उसकी मुट्ठी में आ गए और वे बिलखने लगे। उसने फूल ले लिए और सैनिकों को दूर फेंक दिया। सैनिकों में त्राही त्राही मच गई। तट से यद्यपि सैनिक लगातार मशालें बाणों की तरह छोड़ रहे थे, फिर भी वह फूलों को समेटने में संलग्न रहा। फूलों को चुन लेने के बाद वह धीरे से पीछे मुड़ा, किंतु अग्नि बाणों की बौछार के कारण उसका शरीर एकदम जल उठा। उस समय उसका सिर अग्नि की गेंद की तरह दिखने लगा। वह जोर से कराहते हुए पानी में डूब गया। फिर उसका कोई पता नहीं चला। राजा ने उस भयानक दृश्य को देखता और गहरी सांस लेते हुए कहा, राक्षस जंतु मर गया होगा, नहीं तो अब तक पुष्पों के लिए ऊपर आ गया होता। लगता है उससे हमारा पिंड छूट गया है। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तैरते हुए तट की तरफ आ रहे हैं। उनको देखकर सेनाधिपति ने राजा से कहा, आपने ठीक कहा है, राक्षस जंतु मर गया है। उन सैनिकों के आने पर शेष विवरण भी जान सकते हैं। कुछ सैनिकों को यहाँ छोड़कर हम राजधानी लौटेंगे। काबूई ने कहा, मालूम नहीं कि नागसिंह पर क्या गुजरा और वह है कहा। मैं इसका पता लगाऊंगा। महाराज, आप अनुमति दे दे तो आज रात को इन सिपाहियों के साथ यही रहूंगा और पूरा विवरण जानने के बाद कल सवेरे राजधानी आऊँगा। आपकी कृपा से जिस काम पर मैं निकला उसमें आधा काम हो गया। कल निर्णय करेंगे कि माणिक्यपुरी कब लौटना है। राजा ने खुश होते हुए कहा, ऐसा ही करेंगे। कुछ सैनिकों को उत्तुंग के पास जोड़कर राजा, सेनाधिपति और काबुई बाकी सैनिकों के साथ राजधानी निकल पड़े। समाप्त।